मानसून है और इस मानसून में डायरिया की प्रॉब्लम के बारे में हम बात ना करें ये तो हो ही नहीं सकता। तो जब हम बात करते हैं मानसून की तो बहुत ही ज्यादा कॉमन एक प्रॉब्लम है, वो होती है लूज मोशन यानी कि डायरिया का होना। ये एडल्ट एंड चाइल्ड दोनों में होता है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम किड्स डायरिया के बारे में बात करेंगे, जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा थीन वाटरी डिस्चार्जेस हो रहे हैं या पूप्स हो रही हैं और ये बहुत ज्यादा अनप्लीजेंट सिचुएशन होती है। और ये जब होता है तो इसमें काफी ज्यादा वीकनेस होती है। जब आप बहुत ज्यादा सीकली प्लीसेंट या पूप्स को आप फील करते हैं, जब आपको बार बार टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, तो ये आप में बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेनिंग की तरह वर्क करता है। हालांकि ये किसी तरीके से कोई बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं है, ये कुछ ही दिनों में अपने आप ठीक हो जाती है। ये आपके अपसेट स्टमक या आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करता है और उसके ही बिहाफ में आपके जो है लूज मोशन होते हैं। जब किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो आपकी बॉडी जो भी इन्फेक्शन है उसको बाहर निकालने के लिए इस तरीके से मैकेनिज्म करती है कि आपको लूज पूप्स होती हैं या वाटरी डिस्चार्जेस या स्टूल्स होते हैं। डायरिया की अगर बात करें तो ये बहुत ज्यादा अनप्लीसेंट सिचुएशन होती है, जहां पर ये थीन होता है, सिकली लुकिंग पूप्स होती हैं और स्पेशली बच्चों में बहुत ज्यादा बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं इस चीज से। और सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात ये होती है कि वो कोई भी चीज को इंटेक नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि स्टूल होता है तो काफी ज्यादा वीकनेस होती है, जीभ में मचलाहट होती है और बहुत ज्यादा सिकली जो है उन्हें फील होता है। लेकिन एक गुड न्यूज ये भी है कि डायरिया जो है यूजली माइल्ड होता है। माइल्ड इन द सेंस कि कुछ ट्रिप्स ही होती है बाथरूम तक, बहुत एक ही दिन में या 2 से 3 बार आपको बाथरूम के लिए जाना पड़ सकता है, वॉशरूम यूज करना पड़ सकता है। इससे ज्यादा इसमें कोई सीवियरिटी नहीं होती है और ये ऑटोमेटिक गोज ऑफ हो जाता है कुछ ही दिनों में, मतलब विद इन अ फ्यू डेज इट कुड बी गोज ऑफ। लेकिन इन सीवियर कंडीशन या बहुत ज्यादा कंडीशन सीवियर हो गई है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। समटाइम्स डायरिया इज अ साइन ऑफ सम सीरियस कंडीशन, यानी आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई कंडीशन या पैथोलॉजी डेवलप हो रही हो तो उसके बिहाफ में भी ये डायरिया जो है सीरियसली हो सकता है। तो जब ऐसा होता है तो वहां पर बहुत ज्यादा लूज स्टूल होते हैं, बहुत ज्यादा म्यूकस होता है और क्योंकि बहुत ज्यादा डायरिया होता है तो वहां पर डिहाइड्रेशन एक बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन इसे आप कह सकते हैं। जब आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन होते हैं तो डायरिया डिहाइड्रेशन जो होता है वो एक तरीके से साइन होता है कि आप सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं और आपको इसके सिम्टम्स को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये लुक आफ्टर करना है कि कब आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है और कब आपको होम रेमेडीज करनी है। तो ये इस बात पे आपको जरूर ध्यान रखना है। थी जानकारी डायरिया के बारे में। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो मोस्टली जो डायरिया होता है वो तीन तरीके से हो सकता है: एक्यूट डायरिया, पर्सिस्टेंट डायरिया एंड क्रोनिक डायरिया। एक्यूट डायरिया इज अ लूज वाटरी डायरिया विच लास्ट अ फ्यू डेज, यानी कि ये जो डायरिया होता है ये 1 से 2 डेज तक ही लास्ट करता है और मोस्ट कॉमन टाइप का डायरिया होता है जो यूजली ऑटोमेटिक सबसाइड हो जाता है या कुछ ही दिनों में विदाउट ट्रीटमेंट ये ठीक भी हो जाता है। पर्सिस्टेंट डायरिया ये होता है कि ये आपका 2 से 4 दिन से ज्यादा या 2 से 4 हफ्तों से ज्यादा रह सकता है। इसके बाद क्रोनिक डायरिया जो होता है इट लास्ट मोर देन 2 to 4 वीक्स, यानी ये कई ज्यादा दिन तक रह सकता है या कभी कभी कम्स एंड गोज, यानी ये आता है, ठीक होता है, वापस से फिर ये डायरिया अगेन शुरू हो जाता है और ये ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, यानी ये ठीक नहीं होता है किसी भी तरीके से ट्रीटमेंट से भी। अगर आपका ये डायरिया बहुत लॉन्ग टाइम तक रह जाता है तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कोई सीवियर कंडीशन या सीवियर पैथोलॉजी जो है वो इंडिकेट करता है हो रही है बॉडी में। क्योंकि आपको अगर पर्सिस्टेंट डायरिया के साथ साथ क्रोनिक डायरिया है और बहुत लंबे समय तक चल रहा है तो वहां पर आपको हेल्थ केयर की या प्रॉपर डॉक्टर कंसल्टेंसी की जरूर होती है। अब बात करते हैं कॉजेज की। तो मेन कॉज ऑफ डायरिया इज द वायरल इन्फेक्शन, जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी कहते हैं, जहां पर आपके इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है वायरस का और इसको हम स्टमक फ्लू या स्टमक बग के नाम से भी जानते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन होता है या डायरिया का कॉज होता है वो होता है इन्फेक्शियस पैथोजेंस। ये आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं या फिर पैरासाइट्स हो सकते हैं। अगर इन्फेक्शन होता है तो इट कैन लीड टू द डायरिया। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन चिल्ड्रन और किड्स इज द रोटावायरस। मोस्ट कॉमन कॉज होता है फूड पॉइजनिंग। यू कैन इंजेस्ट harmful toxins and pathogen from the contaminated food or water या ड्रिंक्स,
यानी कि आप कोई कंटामिनेटेड फूड या ड्रिंक्स अगर ले लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जब एक बार ये आपके गट में चला जाता है तो ये कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं और वहां पर ये डायरिया जो है क्रिएट कर सकते हैं। ट्रेवलर डायरिया इज वेरी कॉमन व्हेन यू गेट डायरिया व्हाइल यू आर ट्रेवलिंग इन अ न्यू एनवायरनमेंट विथ पुअर हाइजीन एंड सैनिटेशन। कॉज हो सकता है मेडिकेशन। डायरिया इज अ कॉमन मेडिकेशन साइड इफेक्ट्स। कभी कोई मेडिसिन में अगर आप हो या मेडिकेशन पे हो तो उसके साइड इफेक्ट्स के तौर पर भी आपको डायरिया मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल एंटीबायोटिक्स, अगर आप किसी भी बीमारी के लिए या डिजीज के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो एंटीबायोटिक्स किल द हार्मफुल बैक्टीरिया विच मेक यू सिक। आपको जिस भी बीमारी के लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो आपकी ये जो एंटीबायोटिक है आपके हार्मफुल बैक्टीरियाज या वायरस को या पैथोजेंस को किल कर रहा है और उसे ठीक कर रहा है उस डिजीज को, लेकिन उसके साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय द हेल्पफुल बैक्टीरिया इन दिस प्रोसेस। यानी कि आपके जो अच्छे बैक्टीरियाज हैं आपके गट में उसे भी ये साथ ही साथ साइमल्टेनियसली किल कर देता है। नॉट हैविंग इनफ गुड बैक्टीरिया कैन लीड टू द डायरिया। यानी कि अगर आपके बॉडी में प्रॉपर बैक्टीरियाज नहीं है जो आपके गट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, इट कैन लीड टू द डायरिया। डायरिया इज ऑल्सो द साइड इफेक्ट ऑफ द एंटासिड विद मैग्नीशियम। अगर आप एंटासिड्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं या एसिडिटी से रिलेटेड मेडिसिन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो इट कैन ऑल्सो लीड द डायरिया। सम कैंसर ड्रग्स एंड ट्रीटमेंट कैन कॉज द डायरिया। ओवर यूजिंग ऑफ द laxative can also lead to the diarrhea. Some food can also lead to the diarrhea. अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो वहां उसके डाइजेशन की प्रोसेस में आपकी बॉडी को स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने के लिए स्ट्रगल कर रही है आपकी बॉडी, और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में जो हम देखते हैं कि उनमें डायरिया बहुत ज्यादा होता है। सम पेशेंट ऑल्सो कांट मेटाबोलाइट द फ्रक्टोज ऑल्सो। तो जिस भी सिस्टम में या जिस भी डेयरी प्रोडक्ट्स में या फिर जिस भी फूड में फ्रक्टोज है या लैक्टोज इंटॉलरेंस है और ऐसे पेशेंट में जहां पर वो प्रॉपर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वहां पर हमने देखा है कि डायरिया जो है बहुत कॉमनली हो जाता है जब भी कभी वो इस तरीके की फूड को इनटेक कर लेते हैं। लक्षणों की बात करें तो बहुत ही ज्यादा मेन जो साइन होता है वो अपने आप में एक साइन है, डायरिया इज लूज और वाटरी स्टूल। डायरिया में लूज और वाटरी स्टूल होंगे, ये और अपने आप में एक साइन है जो हमको समझ में आता है। और सम कॉमन सिम्टम्स भी होते हैं जैसे कि ब्लॉटिंग होना, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स इन दी योर बेली। तो जब भी बच्चा होगा तो वो पेट दर्द से बहुत ज्यादा चिल्लाएगा, रोएगा, बहुत ज्यादा ब्लोटिंग होगी, गैसेस बहुत ज्यादा बनेंगे, अर्जेंट पूप्स के लिए जाना पड़ेगा, मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आप 2 मिनट भी ब्रेक नहीं ले सकते हैं, आपको तुरंत वॉशरूम के लिए जाना पड़ेगा। बेबीज जो होंगे या किड्स जो होंगे वो शायद अपने अंडरगारमेंट्स में भी या नेपी में भी जो है पूप्स कर देते हैं। नोजिया जैसी फीलिंग होगी, आपका स्टमक जो होगा काफी ज्यादा अपसेट होगा। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सिम्टम्स है और इसके लिए आपको किसी भी तरीके से हेल्थ केयर की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सबसाइड्स हो जाता है। कुछ बेसिक जो हम होम रेमेडीज करते हैं उसके थ्रू ये ठीक किया जा सकता है। लेकिन कुछ सीरियस कंडीशंस भी होती है जब आपको डायरिया है और उसके साथ में कुछ सिम्टम्स भी हैं जिसपे आपको हेल्थ केयर की जरूरत पड़ती है, डॉक्टर की कंसल्ट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि बहुत ज्यादा सीवियर फीवर है, बहुत ज्यादा सीवियर पेन है, कोई भी मेडिसिन लेने से, होम रेमेडी करने से भी अगर बच्चे को आराम नहीं लग रहा है तो फिर हमको हेल्थ केयर की जरूरत होती है। फ्रिक्वेंट वॉमिटिंग हो रही है, लगातार 4 से 5 से भी ज्यादा वॉमिटिंग अगर उसने कर दी है, ब्लड और म्यूकस विद द स्टूल, यदि बहुत ज्यादा म्यूकस है स्टूल में, पुप्स में बच्चों के, या फिर वहां पर थोड़ा सा भी ब्लड अगर आपको नजर आ जाता है तो ये सीरियस कंडीशन हो सकती है। वेट लॉस जैसे सिम्टम्स जो है देखने को मिल जाते हैं कई बार, अगर क्योंकि बहुत ज्यादा पुप्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, तो वहां पर एक सीवियर कंडीशन होती है जैसे मैंने पहले बताया, वो होता है डिहाइड्रेशन। तो हमें साइंस जो होते हैं डिहाइड्रेशन के बच्चों में स्पेशली, वो क्योंकि बता नहीं पाते हैं प्रॉपरली, तो हमें उस साइंस को बहुत अच्छे से नोटिस करने की जरूरत है और उसके लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा हेडेक है, बच्चा सिर बहुत ज्यादा रो रहा है, उसका सिर एकदम गर्म पड़ चुका है, फ्लश्ड स्किन हो चुकी है, बहुत ज्यादा रेड स्किन पड़ चुकी है, ड्राई स्किन हो गई है, जैसे आप पिंच आउट करते हैं तो स्किन जो है वो तुरंत वापस नहीं जा रही है, तो अगर ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो गई है बच्चों में, या बहुत देर तक उसने कुछ यूरिनेशन नहीं किया है, बहुत ज्यादा सीवियर नोजिया है, वॉमिटिंग लगातार कर रहा है, दूध पिला रहे हैं या कुछ भी खिला रहे हैं तो वो तुरंत से तुरंत निकल जा रहा है वापस, या बहुत ज्यादा
डिजीनेस लग रही है, बहुत ज्यादा गिडीनेस है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, फटीगनेस है, और किसी भी तरीके से या रेस्ट करने से भी ये फटीगनेस जो है दूर नहीं हो रही है। डार्क पी है, मतलब नॉर्मल स्लाइट पेल कलर की यूरिन होती है नॉर्मली, लेकिन अगर डार्क कलर की पी हो रही है, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पी हो रही है, यानी बिल्कुल भी टॉयलेट वो नहीं कर रहा है बच्चा, या नो पीइंग एट ऑल, तो ये तीनों ही कंडीशन को आपको देखना है। डार्क कलर ऑफ पी, लेस अमाउंट ऑफ पी एंड नो पीइंग एट ऑल। अगर ये सब सिम्टम्स हैं तो वहां पर आपको नोटिस करने की जरूरत है। 8 आवर्स तक कोई भी डायपर गीला नहीं हुआ है, बिल्कुल भी बच्चे ने टॉयलेट नहीं की है, तो फिर वहां पर आपको नोटिस करने की जरूरत है। नो टीयर्स, बच्चा जब पेट दर्द से बहुत ज्यादा रो रहा है लेकिन उसके आंसू नहीं नजर आ रहे हैं, स्पेशली इन्फेंट्स एंड टोडलर्स में, तो फिर आपको वहां पर देखने की जरूरत है। ये सीवियर साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो वल्नरेबल है, वो प्रॉपर टेक केयर नहीं लेते हैं, प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, प्रॉपर हाइड्रेशन को मेंटेन नहीं रखते हैं। विदाउट ए ट्रीटमेंट डिहाइड्रेशन कैन लीड टू द किडनी फेलियर, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, इवन डेथ। अगर बच्चों में डायरिया है तो हम क्या कर सकते हैं, तो उनके डिहाइड्रेशन को सेव करने के लिए, उससे हाइड्रेट रखने के लिए हम बच्चों को ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं। बच्चा अगर बहुत ज्यादा छोटा है तो ब्रेस्ट मिल्क कंटिन्यू उन्हें देते रहना है, या फार्मूला ही अगर आप यूज करते हैं तो फार्मूला देना है, या इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जो होती है जैसे पीडियालाइट होती है, वो जो बच्चे ओल्डर होते हैं उनको आपको देना है। और सबसे ज्यादा आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि एक अच्छे पीडियाट्रिक को आपके बच्चे को दिखाना है, यानी आपको घर पे ज्यादा मतलब जो भी सिम्टम्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको नोटिस करना है, और अगर सीवियरिटी की तरफ जा रहा है तो एक अच्छे पीडियाट्रिक को आपके बच्चे को जरूर दिखाना है। बढ़ते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट की तरफ। तो कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। 3 होम्योपैथी मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से इसे तैयार करना है। 30 पावर में इनको तीनों ही मेडिसिन को यूज करना है। तो वाटरी लूज मोशंस हैं, वॉमिटिंग भी है, साथ में बहुत ज्यादा वीकनेस है, फटीगनेस है, एब्डोमिनल पेन है, तो ये तीनों ही मेडिसिन सारे सिम्टम को कवर करेगी। तो सबसे पहले हमें लेना है क्रोटम टिग्लम मेडिसिन, ये 30 पावर में लेना है। सेकंड मेडिसिन है पोडोफाइलम, इसे भी 30 पावर में लेना है। थर्ड और लास्ट होम्योपैथी मेडिसिन है नेट्रम सल्फ्यूरिकम। ये तीनों ही मेडिसिन को बराबर मात्रा में आपको मिला लेना है। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको स्मेल आप दे सकते हैं, या फिर उनको रुई से आप कान के पीछे आप थोड़ा सा मसाज कर सकते हैं, इसकी कुछ ड्रॉप लेकर आप उनको स्मेल के थ्रू दे सकते हैं, या थोड़े से पानी में इसकी 1 बूंद डालकर आप बच्चों को दे सकते हैं। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दिन में 2 से 3 बार आपको देना है। अगर 2 साल से बड़े बच्चे हैं या 1 साल से बड़े बच्चे हैं तो 1 बूंद, या इसको अगर ग्लोबुलर फॉर्म में आप बना के लाते हैं तो इसकी 2 ग्लोब्यूल्स जो है आपको बच्चों के टंग पे आपको डाल देनी है। स्पेशली बच्चों की बात हो रही है तो हम डायरेक्ट टंग पे नहीं डालेंगे, ग्लोबुलर फॉर्म में हम लेंगे। जो ग्लोब्यूल्स आते हैं उसमें हम उसको मीडियम की एज अ मीडियम यूज करके ही बच्चों को देंगे, या फिर हम थोड़े से फिल्टर वाटर में या फिर ल्यूक वार्म वाटर में इसकी 1 बूंद डाल के बच्चों को 3 से 4 बार दिन में दे सकते हैं। बहुत ज्यादा सीवियरिटी की कंडीशन में, जैसे कि मैं अपनी वीडियोस जो भी बनाती हूँ वो एक नॉलेज के तौर पे बनाती हूँ, अगर बहुत ज्यादा सीवियरिटी हो रही है तो आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। स्पेशली बच्चों में हमें रिस्क नहीं लेना है, प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्ट करना है। होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, और अपने लव वन के साथ या फिर रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।